तो आपने कई लोगों के साथ काम किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मोदी और राहुल गांधी, क्या फर्क है दोनों के काम करने के तरीके में? देखिए, आपने गुजरात में काम किया, चाय पर चर्चा, वहां से खाट पर चर्चा पर आए, खाट खटिया खड़ी हो गई। ये खाट पे चर्चा, चाय पे चर्चा, ये तो छोटे मोटे प्रोग्राम्स हैं जो चलता रहता है। आप जब किसी सिस्टम का हिस्सा हैं, कोई एक कैंपेन करते हैं। दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है? दोनों व्यक्तियों में हाँ। जमीन आसमान का फर्क क्या? है। अब क्या फर्क है, ये तो इसको बैठ के एनालाइज करने की बात है। मोदी जी हैं, डिसीजन मेकिंग को लेकर आपको लगता है जब आप काम के लिए जाते थे कि ये करना है, डिसीजन मेकिंग को लेकर क्या डिफरेंस दिखता था मोदी और राहुल में? भैया, दोनों की कार्यशैली अलग है। हाँ। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूँ कि मोदी जी का काम करने का जो तरीका है वो उनको सूट करता है, उनके लिए वो सक्सेसफुल रहा है। क्या है वो तरीका? आपसे कैसे इंटरेक्ट करते थे? भैया, आप कैसे इंटरेक्ट करते थे ये तो बात अभी बताना बड़ा मुश्किल है कि कैसे इंटरेक्ट करते थे, और उसका कोई संदर्भ भी नहीं है। मोदी जी अगर कुछ ठीक कर रहे होंगे तभी जीत कर आए हैं। अगर हर मुख्यमंत्री तो प्रधानमंत्री बन नहीं जाता है। जो प्रधानमंत्री है वो इतना सक्सेसफुल पॉलिटिकली इतने दिनों तक अगर 7 साल से बने हुए हैं तो कुछ तो ठीक कर रहे होंगे, इसमें कोई दो मत है। और राहुल गांधी को जब आप कंपेयर करते हैं, मैंने राहुल गांधी पहली बात तो यह है कि मैं यूपी में 7 पसंद है सर, आप ही कर रहे थे ना? बिल्कुल, एक बात अखिलेश समझिए, यादव अरे राहुल गांधी के साथ मैंने कोई इतने लंबे समय तक काम किया नहीं है, और राहुल गांधी पर मैं कुछ बोलूं, मुझे लगता है कि ये मेरे से बहुत बड़ी बात है। मैं कौन होता हूँ राहुल गांधी पर बोलने वाला? राहुल गांधी सक्षम है अपने विषय में बताने के लिए, या उनकी पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है, इतने बड़े बड़े लीडर, इतने बड़े सबके साथ पर्सनली काम किया, इसीलिए बस पर्सनल अनुभव से एक स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर मैं प्रोफेशनली बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको कौन चाय और कॉफी के लिए पूछता था और कौन रसगुल्ला के लिए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि काम करने के तरीके में सब आपको चाय रसगुल्ला पूछता है, लोकतंत्र में विनिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा क्या आपको ऐसा दिखता है कि मोदी का ये तरीका था डिसीजन मेकिंग का, या फिर राहुल में मैंने ये पहले भी कहा, मोदी जी की जो ताकत है वो है कि ही इज ए ग्रेट लिसनर। और शायद ये मेरा देखने का नजरिया है, मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाउ मच यू आर एबल टू लिसन टू डिफरेंट वॉइसेस, दूसरों को सुनना, उसको सुनकर to be able to make sense of the millions of point of views that are coming. That is what it all boils down to that. He is a great listener, और ये मैं कोई आपको पहली बार नहीं बता रहा हूँ, अपने सारे इंटरव्यू में लोगों ने पूछा है, मैंने सबको बताया है, he is a great listener, that is his strength. और ममता दीदी के बारे में ऐसी प्रोफेशनली पूछ रही हूँ मैं, प्रोफेशनली क्या है उनकी वो चीज जो आपको लगता है उनको इस बार, जैसे उन्होंने खेला हॉबी किया, उनकी जो ताकत है, हाँ। वो ग्रासरूट की उनकी जो समझ है, जो उनकी एनर्जी है, जो लोगों से कनेक्ट करने की उनकी क्षमता है, वो अनमैच्ड है। क्या अभिषेक बैनर्जी दीदी आपको बहुत आर्टिकुलेट शायद कभी ना दिखें, लेकिन हर नेता का एक अपना तरीका है। जनता ने अगर उसको प्यार किया है, उसको वोट किया है, तो कुछ तो उसमें अच्छी बातें होंगी, और वो अच्छी बात दीदी में ये है कि उनका जो पीपल कनेक्ट है वो शायद बहुत तेरे नेताओं से अच्छा है। क्या अभिषेक बैनर्जी का एक बैगेज हो गया उनके लिए, क्योंकि भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों में भतीजा बार बार बीजेपी के लिए, क्या वो अननेसेसरी बैगेज हो गया? मुझे नहीं लगता है। अभिषेक बैनर्जी पार्टी में एक महत्वपूर्ण लीडर है, और उसको ना बहुत ज्यादा करके आंकना चाहिए, ना बहुत कम करके। पार्टी को ममता बनर्जी चलाती हैं, पार्टी की नेत्री ममता बनर्जी हैं, इस राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, और जो लोग भी ममता बनर्जी को थोड़ा बहुत भी जानते हैं उनको ये पता है कि ये 24/7 हैंड्स ऑन पॉलिटिशियन है। ऐसी नहीं है कि वो बैठी हुई है और कोई दूसरा आदमी चला रहा होता है। एक छोटी सी बात, छोटा सा डिसीजन भी जो पार्टी में होता है, वो दीदी के इन्वॉल्वमेंट, उनके कॉन्करेंस, उनके सजेशन के बगैर नहीं हो सकता है। तो कोई आदमी, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, बक्सीदा हो, पार्थोदा हो, बॉबी हकीम हो, दूसरे लोग हों, जो भी बड़े नेता हैं, उनका सबका अपना सम्मान है, उनकी जगह है, उनका कंट्रीब्यूशन है, लेकिन अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ममता बनर्जी। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 1.5 साल में कोई भी ऐसा बड़ा या छोटा डिसीजन जिसका कोई मटेरियल इंपैक्ट हो सकता है, ऐसा नहीं हुआ है जिसमें दीदी खुद इन्वॉल्व ना हो। पैर में जो उनकी चोट आई नंदीग्राम में, जी, व्हीलचेयर वाला मामला, उस पर जब गृह मंत्री से बात होती है, वो कहते हैं कि आप ममता दी को कहिए कि आप वो अपनी मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करें। अब देखिए, क्या ये इमोशनल सेंटिमेंटल वोट लेने का की स्ट्रैटेजी है जो बीजेपी कह रही है? देखिए, अब गृह मंत्री क्या कह रहे हैं मैं उसका जवाब तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन जो सच्चाई है, लेट्स पुट द फैक्ट, दीदी वहां प्रचार कर रही थी, उनको चोट लगी। कुछ लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंटल था, कि भाई प्रचार करने में चोट लग गया, पैर में हेयर क्रैक फ्रैक्चर है, क्या है मुझे एकदम एग्जैक्ट जानकारी नहीं, लेकिन फ्रैक्चर है, तभी वहां पे प्लास्टर लगा हुआ है, 3 दिन हॉस्पिटल में रही। इलेक्शन कमीशन जो कि अभी
सरकार के लिए, सरकार को चलाने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर को देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के आधार पे वहां के एसपी को सस्पेंड किया, दीदी के सिक्योरिटी के इंचार्ज को चेंज किया, कई ऑफिसरों पे कार्रवाई की गई। उसके बाद एक मल्टी एजेंसी प्रो को ऑर्डर किया। ये तो आप मानते हैं कि उनको चोट लगी। अब उसके दो पहलू हैं, कोई कह रहा है कि चोट एक्सीडेंटल लग गई, कोई कह रहा है कि नहीं चोट इसलिए लगी क्योंकि भीड़ में कुछ लोग बदमाशी कर रहे थे। ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है और तृणमूल का ऑफिशियल स्टांस यही रहा है कि इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए और जो कुछ भी जिन किसी की भी गलती है उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए।